आपको खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान अस्करी तंजीमों के खिलाफ संजीदा कार्रवाइयां कर रहा है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते का अमन मुमकिन नहीं है। उनका कहना था कि आसिया मसीह आइंदा चंद हफ्तों में मुल्क छोड़ देंगी। वजीर आजम इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू के दौरान कहा पाकिस्तान अस्करी तंजीमों के खिलाफ संजीदा कार्रवाइयां कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने गैर मुल्की सहाफियों को इंटरव्यू में कहा है कि बीजेपी के जीतने की सूरत में मसला कश्मीर पर कुछ पेशरफ्त और मुज़ाकरात होने का इम्कान है। आपको बताएं कि ये इंटरव्यू दिया गया है गैर मुल्की मीडिया को वजीर आजम की जानिब से, और इस उम्मीद का इजहार किया है इमरान खान ने कि अगर बीजेपी जीतती है इलेक्शन इस बार तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के जीतने की सूरत में कांग्रेस को डर और खौफ रहेगा और वो मुज़ाकरात नहीं कर पाएगी मसला कश्मीर पर। आसिया मसीह को भी चंद हफ्तों में मुल्क से बाहर रवाना कर दिया जाएगा। अस्करी तंजीमों के खिलाफ संजीदा कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से इंटरव्यू के दरमियान यह कहा गया कि मसला कश्मीर हल किए बगैर इस खित्ते का अमन मुमकिन नहीं है। वजीर आजम इमरान खान ने गैर मुल्की सहाफियों को इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी के जीतने की सूरत में मसला कश्मीर पर कुछ पेशरफ्त होने का इम्कान है। इसी बारे में बात करेंगे साबिक सफीर नजमुद्दीन शेख साहब से। नजम शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंटरव्यू जो दिया गया वजीर आजम की जानिब से, उसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी के इंतखाबात में फतह की सूरत में मसला कश्मीर पर पेशरफ्त हो सकती है, ऐसी उम्मीद वजीर आजम ने लगाई है। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये बातों का ये ख्याल है कि सिर्फ एक मोदी नुमा लीडर जो है वो आपके साथ बातचीत करके और एक समझौते में पहुंच सकता है, क्योंकि उसकी अपनी ताकत इतनी है और उसकी अपनी नेशनलिज्म की पहचान इतनी है कि वो इस किस्म की एग्रीमेंट कर सकता है। दूसरों के लिए शायद ज्यादा मुश्किल हो। ये इमरान खान साहब का जो कहना है ये उसी लाइन की थिंकिंग है जो कि औरों की रही है कि एक स्ट्रॉन्ग मैन जो अपने आप को बहुत नेशनलिस्ट समझता है वो ही इस किस्म के मसले हल कर सकता है। तो नजम साहब, आप कैसा समझते हैं कि मसला कश्मीर जो कि जाहिर मुज़ाकरात के बगैर इसका हल मुमकिन नहीं है, बारहा हर फोरम पर पाकिस्तान ने कहा है और आलमी बरादरी भी अब इस बात को तस्लीम कर रही है, तो भारत को इससे क्या मसला है? वो क्यों नहीं मुज़ाकरात की मेज पर आता और इस मसले को हल करने के बारे में बात करता? देखिए, कुछ हमें इसकी तारीख याद करनी चाहिए और ये याद करना चाहिए कि सदर मुशर्रफ के ज़माने में किस किस्म की बातचीत हुई थी और उसके बाद ये बातचीत किस हद तक जारी रही, जबकि दोनों ने एक पैक चैनल स्टैब्लिश किया था और वहाँ पे बातचीत बढ़ रही थी कि किस किस्म का समझौता हो सकता है। उसके बाद जब मुशर्रफ साहब चले हैं तो उसमें कोई मोमेंटम नहीं रहा, लेकिन अब भी अगर किसी हल की तरफ चले गए कश्मीर में तो वो बातचीत वहीं से शुरू करनी पड़ेगी जहां उसको उस वक्त छोड़ा गया था। अब आपको ये कहना कि साहब वो क्यों नहीं बातचीत करना चाहते, वो तो हिंदुस्तानी पोजीशन रही है कि साहब अब हमने शिमला एग्रीमेंट के बाद एक फाइनल सोल्यूशन की बात की है, लेकिन वो फाइनल सोल्यूशन हिंदुस्तानियों ने कहते हुए कोई झिझक नहीं की कि साहब वो सिर्फ इस वजह से हो सकती है कि आप कुछ हमारा इलाके पे कब्जा किए हुए हैं। ठीक है नजमुद्दीन शेख साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ रमेश कुमार साहब ने। रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया आपने उसको वक्त देने के लिए। वज़ीर आज़म साहब ने जो इंटरव्यू दिया गैर मुल्की सहाफ़ी को, उसमें उन्होंने आसिया मसीह को भी मुल्क से बाहर भेजने के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि चंद ही हफ्ते में वो मुल्क से रवाना हो जाएंगी। क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? क्या आपके नोटिस में भी ऐसी कोई चीज़ है? देखिए, मैं तो इसको बदकिस्मती कहूँगा और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। बात यह कि आसिया के हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और फैसले के बाद ये जाए या नहीं जाए उसका मर्जी होनी चाहिए, मगर हम आज भी न्यूजीलैंड की तारीफें करते हैं कि न्यूजीलैंड ने ये एग्जाम्पल सेट किया। और मैंने तो देखो, मैं हमेशा ये आज भी मैंने समझौता एक्सप्रेस के ऊपर लिखा है कि मायूस कुन फैसले सुप्रीम कोर्ट के। ये आप इंसाफ की बात करते हैं तो आपको कम से कम ये होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ है, उसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है,
चाहे वो पाकिस्तान में रहे चाहे पाकिस्तान से बाहर जाए, उसको हर किस्म की आज़ादी है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको हर किस्म की प्रोटेक्शन देगी। इसका मतलब ये है कि हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, अभी तक हमने इसको छुपा के रखा है और हम इसको जो है वो बाहर भेजने की अब इजाज़त दे रहे हैं। तो ये चीज़ें भी मेरे ख्याल में गलत है, ऐसे होना नहीं चाहिए। हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क में रहें और जाएं या नहीं जाएं हमारी मर्जी है। ठीक है रमेश कुमार साहब, आप साथ ही रहिएगा। नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफीर हैं। नजमुद्दीन शेख साहब बताइएगा, जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने बात की, वज़ीर आज़म साहब को उम्मीद है कि अगर नरेंद्र मोदी इंतखाबात जीतते हैं तो फिर अमन की राह हमवार हो सकती है। आपका क्या ख्याल है, अगर कांग्रेस इस दफ़ा इलेक्शन जीत जाती है तो कांग्रेस के इलेक्शन जीतने के बाद मसला कश्मीर के हल के हवाले से, क्योंकि कांग्रेस को एक मोतदिल पार्टी समझा जाता है, तो ज़्यादा इम्कानात इस चीज़ के नहीं है कि अगर कांग्रेस जीत जाती है तो फिर यह बात ज़्यादा आसानी से हो सकती है? देखिए, मेरी समझ में यही आता है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है उसमें कुछ सदाकत है। वो उस किस्म की असेसमेंट है जो कि बहुत लोग कर चुके हैं कि सिर्फ एक नेशनलिस्ट, स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर हिंदुस्तान में, जिसको इस तरह पहचाना जाएगा स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर के हैसियत से, वही आपको कश्मीर पे एक हल ढूंढने में आपसे बातचीत कर सकता है। दूसरों के लिए ये ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन ये इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो इस पे पेशरफ नहीं हो सकती। कांग्रेस ने तो ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि सार्क को आगे बढ़ाएं, और सार्क को आगे बढ़ाने का एक तरीका ये है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। पाकिस्तान में सार्क की मीटिंग होगी, उसमें अगर कांग्रेस जीती तो उनका प्राइम मिनिस्टर आएगा और उस बातचीत में आगे बढ़ने के हर पहलू पे है। जो हमारे रिश्ते के बहुत सारे पहलू हैं, सरे फहरिस्त कश्मीर, लेकिन और भी हैं, उन सब पे कुछ पेशरफ होने के इम्कान बढ़ जाएंगे। ये जो आज जिस चीज़ पे आप सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या इमरान खान साहब की ये कंक्लूजन कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर ही इस पे काम कर सकता है, ये सिर्फ इमरान खान साहब की सोच नहीं है। बहुत सारे और लोग जो कि एनालिस्ट हैं वो भी यही सोचते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर ही आपके साथ इस पर बातचीत करके हल की तरफ चल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सफीर, आपकी राय का। इसी पर बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार साहब भी हमारे साथ ही हैं। रमेश साहब, जिस तरह से आपने भारत का दौरा भी किया था और सुषमा स्वराज से भी मुलाकात हुई थी, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी आपकी बात हुई थी, काफ़ी मीटिंग्स रही आपकी वहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे? जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि बीजेपी अगर इलेक्शन जीतती है तो मुज़ाकरात मसला कश्मीर के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के जीतने की सूरत में उसके इम्कानात थोड़े कम हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस की अगर हुकूमत, पहले तो कोई उसका चांस नहीं आने का, और क्योंकि वहां भी ग्राउंड रियलिटी में देखकर आया हूं, बीजेपी जीतेगी। और अगर बदकिस्मती से कांग्रेस आती है तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि ये टास्क आगे बढ़ सकेंगी, क्योंकि कांग्रेस की एक तो कमजोर हुकूमत होगी, मखलूत हुकूमत होगी, और वहां पे वो लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं है जो डिसीजन कर सके। और मगर नरेंद्र मोदी साहब से जो मेरी मुलाकात नरेंद्र मोदी साहब और सुषमा स्वराज से हुई, वो आज भी चाहते हैं कि अब जो है वो माजी को भुला के हम आगे बढ़े, और वो अब और सोच रखते हैं। माजी में सबसे गलतियां हुई है, मगर अब कम से कम वो माहौल को चेंज करना चाहते हैं। और अगर नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आती है, जिसके 99% चांसेस हैं, तो मैं समझता हूँ ये वाहिद टाइम है जिस वक्त इंडिया के अंदर बोल्ड और बुलंद लीडरशिप होगी। लेकिन रमेश कुमार साहब, जिस वक्त आप दौरे हिंदुस्तान पे थे उस वक्त भी आपने उसी गुफ्तगू की थी और आप बड़े पुरुम्मीद थे कि अब मजीद कशीदगी का कोई चांस नहीं है। लेकिन कुछ ही हफ्ते के बाद फिर इंडिया की जानिब से जारहियत की गई पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया, तो नरेंद्र मोदी की किसी बात पे आप एतबार तो नहीं कर सकते? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी साहब की जबान के ऊपर मैं एतमाद कर सकता हूं। और पहली चीज, और दूसरी चीज ये कि कहीं पे आप जैसे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर यहाँ पे समझते हैं, वहां पे भी एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसे बना हुआ था, और नरेंद्र मोदी नहीं चाहता था कि इस किस्म की एग्रेशन हो। और उन्होंने मुझसे कमेंट भी किया, और उसने राजस्थान के अंदर ये बात भी की कि मैं जो है वो चाहता हूं कि पठान जबान पूरी करे और हम आगे बढ़े। मगर उनको पॉलिटिकली इतना प्रेशर आया, जिस पॉलिटिकली प्रेशर की वजह से उन्होंने एग्रेशन की तरफ दोबारा बढ़े। क्योंकि जब वहां पे उसके मीडिया और इंडियन कांग्रेस ने स्पेशली उसको हाईलाइट इस तरीके से किया कि इस तरीके से हम जो है वो इंडिया की सलामती के लिए इकट्ठे हैं,
मगर नरेंद्र मोदी साहब जो है वो डॉक्टर रमेश को बुला के और इस तरीके की डिप्लोमेसी कर रहा है, तो इस वजह से डबल जिसकी वजह से सर ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कैसे हो गई मोदी की, जो पॉलिटिकल प्रेशर पर फैसले होने होते हैं, अगर मोदी की जानिब से पॉलिटिकल प्रेशर पर ही फैसले होते हैं इस तरह के जारहियत से रिलेटेड, तो किस तरह से मजबूत हुकूमत हुई फिर उनकी? एक इलेक्शन का जब माहौल बना हुआ होता है तो इलेक्शन के माहौल के अंदर आदमी को हर जगह पे मुख्तलिफ लोगों के परसेप्शन को कवर करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ उस परसेप्शन को कवर करते हुए ये थोड़ी बहुत एग्रेशन हुई, मगर जो रिएक्शन हुआ ये भी बेहतर हुआ। जो रिएक्शन हमारा हुआ वो भी इंडिया की आवाम के लिए बहुत था कि उनको बताया कि पाकिस्तान किस किस्म की जारत का भी मुकाबला हर किस्म का कर सकता है। मगर आज मैं इस नतीजे के ऊपर हूँ कि ये जो है ये इसकी हुकूमत बीजेपी के आने के बाद जो है ये दोनों मुल्कों के बीच में तहलकात भी बढ़ेंगे, लॉन्ग डिस्प्यूटेड मैटर इंक्लूडिंग कश्मीर, और ये हल होगा। ये जो तंजीमों का मामला है, चाहे वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे यहाँ पे दूसरी जो 2-3 जो जिहादी तंजीमें हैं, उन हवाले से भी बोल्ड और बुलंद एक्शन हो सकेगा। सर उम्मीद तो यही है जिस तरह आप बात करें कि उसी तरह से हो, लेकिन आपने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यकीनी तौर पर मुलाहिजा की होगी शाह महमूद कुरैशी साहब की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर ये कहा था कि इस तरह की कोई कार्रवाई कर सकता है इंडिया, वो भी यकीनन आपको याद होगी। मैंने ये सारी चीजें देखी हुई है, इलेक्शन तक से ये सारी चीजें हैं। कुछ लोगों का परसेप्शन वहाँ पे पाकिस्तान बैशिंग बिकता है, मगर मैं समझता हूँ इलेक्शन के बाद आप टोटल डिफरेंट माहौल देखेंगे, और अभी से ही डिफरेंट देखेंगे आप, चंद दिनों में आप देखेंगे, क्योंकि अब वहाँ की आवाम भी चाहती है कि बहुत कुछ हो गया, 72 साल गुजर गए हैं और इंसान की उम्र ही थोड़ी होती है, तो कम से कम अपनी नई जनरेशन के लिए कुछ करके जाएं। वहाँ पे भी मौक़िफ़ चेंज है, यहाँ पे भी मौक़िफ़ चेंज है। पहले यहाँ पे भी मौक़िफ़ चेंज नहीं था, वहाँ पे भी मौक़िफ़ चेंज नहीं था। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है। मैं समझता हूँ अब दोनों हुकूमतों को प्रूव करना पड़ेगा कि कौल और फ़ैल में फ़र्क नहीं हो। अगर कौल और फ़ैल में फ़र्क होगा तो कम से कम डॉक्टर रमेश जैसे लोग हैं जो बात करेंगे, चाहे उधर के हवाले से चाहे इधर के हवाले से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हिंदू कम्युनिटी ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया, इस तरीके से पाकिस्तान को संवारने में डॉक्टर रमेश आगे बढ़े और उसका साथ दे, और ये पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट हो। बहुत शुक्रिया। रमेश कुमार, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से एंटी मिसाइल टेस्ट पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की शमूलियत से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। भारत को हथियार बरामद करने के वाले ममालिक के बारे में सोचना होगा। पाकिस्तान खित्ते में हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं है। भारत को भी हथियारों की दौड़ को रोकने की तजवीज दी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Pakistan is a peace-loving country. Our conduct as a nuclear weapon state will continue to be defined by restraint and responsibility. As a peace-loving country, Pakistan is committed to peaceful and normal relations in its neighborhood. However, we would also like to make it absolutely clear that we are equally determined to frustrate any attempt to create the so-called new normal. Our neighbors need to understand that the only way forward is dialogue and not its suspension. ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको जाली बैंक अकाउंट्स केस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत शुरू हो गई है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर अदालत के रूबरू पेश भी हो गए हैं। दोनों रहनुमाओं की अबूरी जमानत आज खत्म हो गई है। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर अदालत के रूबरू हैं और अबूरी जमानत भी आज खत्म हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत शुरू हो गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर अदालत के रूबरू पेश हो गए हैं। दोनों रहनुमाओं की अबूरी जमानत आज खत्म हो गई है। इस जमानत में तौसी होगी या नहीं, इस हवाले से भी फैसला हो जाएगा। इसी बारे में मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में आप न्यूज के नुमाइंदा अहमद फवाद से। अहमद फवाद, आगाह कीजिएगा, जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी जो हमशीरा हैं फरियाल तालपुर, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सख्त सिक्योरिटी में जो है वो पहुंच गए हैं। कमरा अदालत के अंदर और कमरा अदालत के बाहर जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो इंतहाई सख्त किए गए थे और रेंजर्स की जो नफरी थी वो भी तैनात थी। इस वक्त दोनों जो
आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर हैं वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं। 10 अप्रैल तक जो इनकी पूरी जमानत थी वो मंजूर की गई थी। इसके बाद आज दोबारा जो है वो इनकी जो पूरी जमानत है उसमें तोसी की जाएगी। इसके अलावा जो नैब है उनकी जानिब से भी जो कमेंट्स हैं वो आज अदालत में दाखिल जो है वो किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अमन फवाद, नुमाइंदा आप न्यूज़ हमारे साथ अब मौजूद थे। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मौलाना फजलुर रहमान आज आसिफ जरदारी से मिलेंगे। जराए का कहना है कि JUIF और पीपल्स पार्टी के दरमियान राबता हुआ है। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान आज साबिक सदर से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलाने की मुतालिक मुजव्विज़ा हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा दोनों रहनुमाओं के दरमियान। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से भी मिले थे। हुकूमत मुखालिफ मुहिम के हवाले से उन्होंने बात की थी और अब आसिफ जरदारी से भी मुलाकात करेंगे आज। और इससे पहले साबिक वजीर आजम ने तो ऐसा कोई इशारा, ऐसा कोई इंदिया नहीं दिया था कि वो हुकूमत मुखालिफ कोई मुहिम चलाना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि ये हुकूमत अपने ही वजन पर गिर जाएगी। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मौलाना फजलुर रहमान आज आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे और जराए का कहना है कि JUIF और पीपल्स पार्टी के दरमियान राबता हुआ है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के हवाले से भी बातचीत हो सकती है। इससे पहले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से माजरत की गई कि सॉरी मौलाना साहब, तबीयत इस चीज की इजाजत नहीं देती कि मैं किसी भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बनूं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान बेचैन हैं इस हुकूमत को गिराने के लिए। JUIF और पीपल्स पार्टी में आज राबतों की इत्तलात हैं। जराए का कहना है कि JUIF और पीपल्स पार्टी के दरमियान राबता हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान आज साबिक सदर से मुलाकात करेंगे। और आमदन से जायद असासी और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर नैब लाहौर ने हमजा शहबाज को आज तलब कर लिया है। नैब लाहौर ने हमजा शहबाज शरीफ को सुबह 11 बजे पेश होने का मरासला भेजा है। नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम हमजा शहबाज से आमदन से जायद असासाजात केस में पूछगछ करेगी। हमजा शहबाज को असासों से मुताल्लिक मजीद रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत की गई है। हमजा शहबाज इससे कबल 2 बार नैब लाहौर में पेश हो चुके हैं। और बताएंगे आपको, कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जमानत मिलते ही लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। लंदन में शहबाज शरीफ अपना मेडिकल चेकअप और अपने पोती और पोते से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निजी एयरलाइन की परवाज से दोहा के रास्ते लंदन के लिए रवाना हुए। अपोजिशन लीडर जहां मुख्तसर क़याम करेंगे, अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि अपने क़याम के दौरान वो तिब्बी मुआयना करवाएंगे और अपनी पोती और पोते के साथ वक्त भी गुजारेंगे। वेलकम बैक। और साथ ही आपको बताएंगे, पाकिस्तान में कोरियन कंपनी के कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स के नाम पर फ्रॉड का इंकिशाफ हुआ है। नैब ने सिंध हाई कोर्ट को तफ्तीश से मुताल्लिक आगाह कर दिया है। फ्रॉड केस में नामजद मुलजिम अहमद गजल ने हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि कोरियन कंपनी ने FBR और दूसरे इदारों की मिली भगत से 417 मिलियन की करप्शन की। कोरियन कंपनी का मौकिफ भी लेना चाहते हैं। कंपनी डायरेक्टर को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए नोटिस भेजा गया। उन्होंने 20 रोज की मोहलत ले ली। सिंध हाई कोर्ट ने नैब से मामले की तहकीकात में पेशरफ्त की रिपोर्ट 17 अप्रैल को तलब कर ली। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में इकट्ठे 26 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया है। आवाम को दूध 120 रुपए फी लीटर मिलेगा। डेयरी फार्म्स एसोसिएशन ने जिला इंतजामिया से दूध की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा किया था। इंतजामिया ने इजलास न बुलाया तो फार्मर्स ने दूध की कीमतों में खुद ही इजाफे का ऐलान कर दिया। दूध के रिटेल में सरकारी निर्ख 94 रुपए फी लीटर हैं, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जिला इंतजामिया ने दूध की कीमतें बढ़ाए जाने पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। और कराची में डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की फी लीटर कीमत में 26 रुपए का इजाफा कर दिया है। शहरियों को अब फी लीटर दूध 120 रुपए फी लीटर मिलेगा। इस वक्त नुमाइंदा आप न्यूज़ शराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस वक्त एक दूध फरोश के पास मौजूद हैं। शराज, बताइएगा दूध फरोश का मौक़िफ़ क्या है और लोगों का क्या कहना है इस अज़ खुद इजाफे पर?
जी बिल्कुल, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से एक मरतबा फिर दूध की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर दिया गया है, जबकि डेयरी फार्म्स की सतह पर दूध की कीमत 85 रुपये से बढ़ाकर 108 रुपये लीटर कर दी गई है, जिसकी वजूहात वो यही बता रहे हैं कि पैदावारी लागत में मुसलसल इजाफा, चारे की कीमतों में इजाफा, जबकि बिजली और गैस की बिलों में जो इजाफा देखा जा रहा है उसकी वजह से उनकी जो पैदावारी कॉस्ट है वो इंतहाई बढ़ चुकी है और इसलिए 85 रुपये के हिसाब से दूध दुकानदारों को फ़रोख्त करना उनके बारे में नहीं आता। इसीलिए आज उन्होंने रेट 108 रुपये मुकर्रर कर दिया है, जबकि दुकानों पर इस वक्त भी जो दूध की कीमत है वो 94 रुपये लीटर के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। मुतादिद दुकानों पर 120 रुपये की सतह पर भी दूध जो है फ़रोख्त होता देखा जा रहा है। ताहम जो रिटेलर्स हैं, जो एसोसिएशन है डेयरी फार्मर्स की, उन्होंने ये मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है कि दूध की कीमतों में इतना इजाफा काबिल कबूल नहीं है, जिससे न सिर्फ उनका कारोबार मुतासिर होगा बल्कि आम आदमी के लिए भी दूध का उसूल भी इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब अवाम ने भी डेयरी फार्मर्स के इस मुतालबे को मुस्तरद किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि दूध की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ और मनमाना इजाफा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएँ। जी बहुत शुक्रिया। शिराज हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। दूध के बाद बात करेंगे अद्वियात की कीमतों में, जिसमें मनमाना इजाफा करने वाले ड्रग माफिया के गिर्द घेरा अब तंग होने लगा है। ड्रैप ने दवाइयों पर नई कीमत के लेबल लगाकर फरोख्त करने की एक और कोशिश नाकाम बना दी। 21 मुख्तलिफ ब्रांड्स की मुतादिद दवाएं कब्जे में ले ली गईं। इस्लामाबाद में ड्रैप की टीम ने कीमतों में अज़खुद इजाफा करने वाली अद्विया साज कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी से 5 लाख से ज्यादा दवाओं का स्टॉक कब्जे में ले लिया। दवाओं पर मनमानी कीमतों के स्टिकर्स लगाए गए थे। डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के खिलाफ ड्रग एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वफाकी वजीर बराए सेहत आमिर कयानी ने दवाओं की कीमतों में इजाफा करने वाली कंपनीज के खिलाफ भरपूर कार्रवाई के अहकाम जारी कर रखे हैं। और KMC की बिजली ना काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने 2 दिन की मजीद मोहलत दे दी है। अदालत ने 58 करोड़ वाजबात का मामला 2 रोज में हल करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में KMC के इलेक्ट्रिक के 58 करोड़ रुपए वाजबात की समाअत हुई और दौरान समाअत जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि अगर KMC की बिजली कट गई तो आधे से ज्यादा शहर मफलूज हो जाएगा। मेयर कराची ने अदालत को बताया कि के इलेक्ट्रिक पर भी बल्दिया के 7 अरब रुपए के वाजबात हैं। KMC का ज्यादातर इन्हिसार सिंध हुकूमत के फंड्स पर है, मगर इसका शेयर नहीं दिया जा रहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची का कहना था कि हुकूमत सिंध के MC के मामलात को संजीदगी से लेना शुरू कर दे। कोर्ट के इल्म में है कि KMC इतने ड्यूज दे नहीं सकती। माली हालात सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है कि KMC के बहुत ख़राब है, मगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी बनती है, जिसके हालात इतने ख़राब नहीं है फाइनेंशियली। 2 अरब की लायबिलिटीज़ तो सिर्फ पेंशन की है हमारे पास। 13 अस्पताल हैं, उनकी डॉक्टर्स की सैलरी है, फायर ब्रिगेड के ड्यूज़ हैं। जो पैसा KMC का बनता है हिस्टोरिकली भी, और जो ऑक्ट्रॉय का फार्मूला बनाया है उस पर जो पैसा KMC का बनता है, वो अगर उसको टाइम पे पूरा मिले, विच इज़ मोर देन 50 करोड़ अ मंथ, जो कि नहीं मिल रहा KMC को ऑक्ट्रॉय के मद में। अगर वो मिलता रहे तो फिर हम ये मसले हम हल खुद ही कर सकते हैं। खबर देंगे आपको जुडिशल हवालात। अहमदपुर शर्किया में दूर दराज इलाकों से मुलाकात के लिए आने वाली खवातीन पर जुडिशल मुलाजमीन का मुबैना तशद्दुद, हालत गैर होने पर एक खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहमदपुर शर्किया में जुडिशल मुलाजमीन पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाने वाली खवातीन का कहना था कि जुडिशल अमना उनसे प्यारों से मुलाकात के लिए रिश्वत तलब करता है। जुडिशल मुलाजमीन ने मुलाकात के लिए 1000 रुपए मांगे थे। पैसे न देने पर मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर एक खातून को बुरा भला कहा और धक्के दिए, जिस पर खवातीन ने एहतजाज किया तो मुलाजमीन तैश में आ गए और उन पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। तशद्दुद से खातून की हालत गैर हो गई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और कराची के इलाके शेर शाह गुलबाई पुल पर ऑयल टैंकर उलटने से लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जबकि हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पापोश नगर में भी दुकान में लगी आग बुझा दी गई है। शेर शाह गुलबाई पुल पर ऑयल टैंकर ओवरटेक करते हुए उलट गया, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी। आग ने करीब वाक़े गोदाम और पुल के नीचे खड़ी गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, जबकि दोनों अतराफ से सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया।
हेलीकॉप्टर के जरिए आग का फजाई जायजा भी लिया गया। वजीर आला सिंध ने भी वाकये का नोटिस लेते हुए आग पर फौरी काबू पाने की हिदायत की है। फायर ब्रिगेड के अमले ने 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया, जबकि मेयर कराची वसीम अख्तर के मुताबिक आग से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दूसरी जानिब पापोश नगर में भी दुकान में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। आग से इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कराची में ऑयल टैंकर हादसे के बाद गुलबाई पुल को ट्रैफिक के लिए न खोला जा सका। सड़क पर टैंकर से निकलने वाला ऑयल फैल जाने के बायस कई मोटरसाइकिल सवार फिसलन का शिकार हुए। गुलबाई पुल पर ऑयल टैंकर उलटने से आग लगी थी, जिस पर फायर ब्रिगेड के अमले ने तकरीबन 1.5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया था। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा आप न्यूज तनवीर बहलीम से। तनवीर, बताइएगा जाए हादसा पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और इस पुल को कब तक खोल दिया जाएगा ट्रैफिक के लिए? देखिए, सुबह 7 बजे के करीब ये वाकया पेश आया था, जिसके बाद से ही गुलबाई पुल को बंद कर दिया गया था ट्रैफिक के लिए। इस वक्त भी जो ऑयल है उसे साफ करने के लिए कोशिश की जा रही है। जहाँ जहाँ तक ऑयल बहकर गया है और मट्टी डालकर पिस्टन खत्म की जा रही है, और जो इंतजामिया है उनके मुताबिक मजीद 1 से 2 घंटे लग सकते हैं ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए। गुलबाई जो बड़ा ही एक मसरूफ तरीन रोड है, जहाँ पर ट्रैफिक की मामूल ना होने की वजह से जो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी है तराकी सड़कों पर, जिसकी वजह से जो गुजरने वाले शहरी उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इसके अलावा जो टैंकर के 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, उससे उठाने के लिए क्रेन मंगाई जा रही है। जैसे क्रेन पहुंचेगी तो उसे उठाकर साइड पर रखा जाएगा, जिसके बाद सफाई का काम मुकम्मल किया जाएगा। जी, तमाम तक कार्रवाई में 2 घंटे लग सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तनवीर बहलीम। कराची से ही खबर शामिल करते हैं। कराची के इलाके मंगूपीर रोड पर खेलकूद के दौरान नाले में गिरने वाले 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के मंगूपीर रोड पर 4 बच्चे खेलते हुए नाले में गिर गए, जबकि वाकये की इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू इदारों के रजाकारों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक बच्चों की लाशें नाले से निकाल ली गई हैं, जबकि चौथे बच्चे को तशवीशनाक हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वाले 2 बच्चों की शनाख्त 13 साला वहाब और 10 साला अख्तर के नाम से हुई है। खबर है लाहौर से। गंगाराम अस्पताल के बाहर नामालूम शख्स 2 साला बच्ची को मस्जिद के वॉशरूम में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बच्ची को तहवील में ले लिया है। गंगाराम अस्पताल के बाहर लोगों ने बच्ची को वॉशरूम में देखा तो पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर बच्ची को हिफाजती तहवील में ले लिया। पुलिस ने बच्ची के वालिदैन की तलाश भी शुरू कर दी है। एसपी डॉल्फिन बिलाल जफर का कहना है कि बच्ची की वीडियो को सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि इसके रिश्तेदार इसकी निशानदही कर सकें। बात करेंगे मौसम की। गर्मी ने रंग जमाना शुरू कर दिया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। जनूबी पंजाब और सिंध में भी शदीद गर्म रहने की तवक्को है। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। सिंध और जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है, जबकि मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि सक्खर में आज दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। तुर्बत में पारा 42 और हैदराबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान क्वेटा, योब, डेरा इस्माइल खान और डेरा गाजी खान में भी बारिश हो सकती है। मुल्तान, सरगोधा, सक्खर, लाड़काना, रावलपिंडी डिवीजन, कश्मीर और इससे मुल्का पहाड़ी इलाकों में भी चंद मकामात पर बादल बरसने और तेज हवाएं चलने की तवक्को है। पेशावर में तेज आंधी और बारिश से 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में 19 अफराद जख्मी हो गए हैं। पेशावर में तेज हवाओं और बारिश के सबब घरों और दरख्तों के गिरने से 6 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 19 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली। पेशावर में 3, सबाबी में 2, कोहाट में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। आंधी और बारिश से 6 घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। बात करेंगे सऊदी अरब की, जहां मूसलाधार बारिश ने जल थल कर दिया। वहीं यालाबारी से सहराओं ने भी सफेद चादर ओढ़ ली है। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज के अलावा हाइल, तबूक, अल-अक्सा और कसीम में बादल खूब जमकर बरसे। बारिश के साथ साथ होने वाली यालाबारी से सहरा की रेत पर बर्फीली सफेद चादर लहराने लगी। रियाज समेत दीगर शहरों की आम शाराएं पानी से भर गईं, जिससे ट्रैफिक को भी मसाइल का सामना रहा। सिविल डिफेंस की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की अफराद को सहराई वादियों का सफर करने से मना कर दिया गया है।
और ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में तूफानी बारिश ने तबाही फैला दी। मिट्टी का तोदा गिरने और सैलाबी पानी में डूबने से 3 अफराद हलाक हो गए। मेयर ने शहर में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। रियो डी जेनेरो में 2 दिन जारी रहने वाली बारिश ने कारोबारी जिंदगी मुअत्तल कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक मिट्टी का तोदा गिरने से 2 बहनें चल बसी, 1 शख्स पानी में डूबकर दम तोड़ गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि 24 घंटे से कम वक्त में 21 सेंटीमीटर बारिश ने शहर के नशेबी इलाकों को डुबो दिया। पानी गाड़ियों को भी अपने साथ बहा कर ले गया। शहर के बड़े हिस्से को बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। और अब बात करेंगे भारत के आम इंतखाबात की। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का पहला मरहला शुरू होने में सिर्फ 1 रोज रह गया है। ऐवानी ज़िले की 543 नशिस्तों के लिए इंतखाबात 7 मरहलों में मुकम्मल होंगे। इलेक्शन में 90 करोड़ अफराद हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 11 अप्रैल के इंतखाबी दंगल में कौन कौन सी रियासतों में जोड़ पड़ेगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय इंतखाबात का पहला मरहला बीजेपी, कांग्रेस और दीगर पार्टियों का कड़ा इम्तिहान शुरू होने के करीब। मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों समेत 20 रियासतों के 91 हलकों में अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। रियासत आंध्र प्रदेश में 25 नशिस्तें, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 2-2, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इंद्राम निकोबार, लक्षद्वीप में 1-1 नशिस्त, तेलंगाना में 17 नशिस्तें और उत्तराखंड में 5 नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल की रियासतों में 7 मरहलों में इंतखाबात मुकम्मल होंगे। पहले मरहले में उत्तर प्रदेश के 8 हलकों, बिहार में 4 और मगरबी बंगाल में 2 हलकों में वोट डाले जाएंगे। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80, मगरबी बंगाल की 40 और बिहार की 40 नशिस्तों की नुमाइंदगी होगी। मकबूजा कश्मीर में लोकसभा की 6 नशिस्तों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले में जम्मू और बारामूला की नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी। भारत के गुज़श्ता आम इंतखाबात के बरक्स इस बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतखाबी एजेंडे में अमल दरामद करने में नाकाम बीजेपी को हाल ही में अपने मजबूत इलाकों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दूसरी जानिब कांग्रेस गुज़श्ता इंतखाबात का हिसाब बराबर करने के लिए सियासी मैदान में सर धड़ की बाजी लगा रही है। मोदी की हिंदू जज्बात भड़काने और खित्ते में कशीदगी फैलाने की चालों की नाकामी से कांग्रेस को अपनी मंजिल बज़ाहिर आसान नजर आती है। ताहम देखना यह है कि गुज़श्ता इलेक्शन में 44 नशिस्तें लेने वाली कांग्रेस 282 नशिस्तें लेने वाली बीजेपी को पिछाड़ सकेगी। नताइज का ऐलान 7 मरहलों में डाले गए वोटों की गिनती के बाद 23 मई को किया जाएगा। और मोदी सरकार ने इंतखाबात के मौके पर कश्मीरियों को हिरासा करना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक को कोटपुलवाल जेल से नई दिल्ली की तिहाड़ जेल मुंतकिल कर दिया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय तहकीकाती एजेंसी ने जाली मुकदमे में जम्मू की खुसूसी अदालत से यासीन मलिक का रिमांड लिया, जिसके बाद उन्हें पूछगछ के नाम पर दारुल हुकूमत की जेल मुंतकिल कर दिया गया। यासीन मलिक को 22 फरवरी को श्रीनगर से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। काबिज हुकूमत ने हाल ही में यासीन मलिक की तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर पाबंदी लगा दी है। और इसी के साथ ही आप न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए आप न्यूज़।